जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS माय टारगेट पे। तो दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि मालूम था, कल ही लाइव जब आए तो लाइव में आप लोगों को बताया कि अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न संख्या 10 को, जो है छोड़ देंगे। जीएस पेपर 4 को सॉल्व कर रहे थे, तो लगभग 10 प्रश्न का प्रत्येक में टारगेट रखते हैं, ठीक ना। तो प्रत्येक पेपर में 10 प्रश्न को सॉल्व करने का, तो उसमें हम जो है GS4 में 9 प्रश्न को सॉल्व कर दिए हैं। और 9 का प्लेलिस्ट बना करके एक प्लेलिस्ट है, सब में उन्हीं प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है GS4 का, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो एक कम्युनिटी पोस्ट किए थे जिसमें कि लगभग ये 3-4 दिन हो गए, आप लोगों से ये पूछे थे कि कुछ पेपर थे बचा हुआ, जिसमें कि आप लोगों को बोले थे कि आप लोग किस पर अगला वीडियो चाहिए, तो वोट देके बताइए। तो आप लोगों ने ज़्यादातर वोटिंग जीएस पेपर 1 यानी कि पीटी का जीएस सामान्य अध्ययन पेपर जो 1 होता है, उन्हीं पे अत्यधिक मात्रा में आप लोग वोटिंग दिए। तो आप लोगों का डिमांड के अनुसार आज वही पेपर लाए हैं और उन्हीं पेपर का प्रश्न को आज सॉल्व करेंगे। तो टारगेट रखते हैं 10 प्रश्न। तो चूँकि ये यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम है, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा मतलब टाइम लगेंगे, ठीक ना। एग्जाम्पल सब मतलब विस्तार से कारण के साथ यदि हम समझेंगे तो समझने में थोड़ा टाइम लगेंगे। यानी कि आज हम कवर करेंगे मात्र 5 सवाल को। तो 5-5 सवाल डेली का रखते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो चलिए, लिए सिविल सर्विस पीटी में जो प्री हुए थे मैन एग्जामिनेशन, मतलब प्री का जो मैन एग्ज़ाम हुए थे, फाइनल कह सकते हैं 2024 में, उन्हीं को हम सेट ए कवर कर रहे हैं। आप लोगों के पास यदि PYQ है तो हो सकता है सेट बी सी एफ या जो भी हो अलग हो सकते हैं, लेकिन सेट ए को हम कवर कर रहे हैं। तो सेट ए में जो है जो प्रश्न पूछे हैं सिर्फ हिंदी मीडियम का PDF निकाले हैं, अंग्रेजी का बीच बीच से गैप कर दिए, इसलिए कम पेज लगेंगे। हालांकि अभी हम जो है इनका जीरोक्स जो निकाले हैं वो कहाँ तक, तो प्रश्न संख्या 16 तक निकाले, प्रश्न संख्या 16 तक। तो हम प्रश्न संख्या 5 तक आज कवर करेंगे, यानी कि यहाँ तक कवर करेंगे, ठीक ना। तो चलिए, जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच आते रहेंगे। क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम भी 2025 सेशन वाले का PT प्री लगभग नज़दीक हो गए हैं, 25 मई को हैं। तो आज लगभग 11 मई हो चुके हैं, तो 11, 4, 15, 10, 25 यानी कि 10 से 14 दिन इसी तरह, मतलब 14 दिन है। 14 दिन में आप लोगों को जो भी पढ़ना है या रिवाइज कर लीजिए, ठीक ना। उनकी ज़्यादा यही कहेंगे कि PYQ तो कंप्लीट कर लिए होंगे, जो मेन टॉपिक है उनको कवर कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि नोट्स तो तैयार ही होंगे। तो चलिए, बाकी हम भी एक स्टूडेंट ही हैं, अभी नहीं तो अगला बार हम भी आप लोगों की तरह ऐसे सोच में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों को कुछ आवाज़ आ रहे होंगे, थोड़ा कैमरा हिल डुल रहे हैं, काहे कि पंखा चल रहे हैं ऊपर से, ठीक है ना। तो गर्मी बहुत ज़्यादा था इसलिए पंखा चला दिए हैं। बाकी हमारा स्टैंड तो है नहीं पास में, स्टैंड थोड़ा अजीब टाइप का है, तो स्टैंड आप लोग देख सकते हैं ऊपर रख दिए, ठीक ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर का प्रश्न क्या है, इसी में हम टिक लगाएंगे, ठीक ना। समझ के जो है इसी में हम टिक लगाएंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो कथन 2 दिया हुआ है, कथन 1 और कथन 2, उनके बाद इन कथनों से रिलेटेड यहाँ प्रश्न पूछे। तो कथन 1 देखिए क्या कह रहे हैं। कथन 1 जो है कह रहे हैं कि पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी यानी कि इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल अधिक गर्म हो जाता है। तो देखिए, यहाँ से भी क्लियर दिख रहे होंगे शायद, हाँ क्लियर दिख रहे हैं। तो कथन 1 कर है, पार्थिव विकिरण की तुलना में आगामी इनकमिंग सौर विकिरण से वायुमंडल जो है अधिक गर्म हो जाता है, ये कथन 1। अब कथन 2 देखिए, कथन 2 कह रहे हैं कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसें दीर्घ तरंग विकिरण के अच्छे अवशोषक हैं। तो पहले ये दोनों हम कथन को समझ लेते हैं। तो देखिए, कथन ए की यदि बात करें, इनका आंसर में ऑप्शन ABCD दिया हुआ है, ठीक ना। तो पहले हम ऑप्शन को समझ लेते हैं, मतलब कथन को। तो कथन देखिए, कथन 1 की यदि बात करें तो ये जो है कथन 1 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि आगामी सौर विकिरण जो है, जो कि मुख्य रूप से लघु तरंगदैर्घ्य का अधिकांश भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित नहीं होता है। लगभग 30%, कितना 30, ठीक ना, 30% जो है 30% जो है विकिरण तो सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, जिसे पृथ्वी का जो है एल्बेडो, जिसे एल्बेडो भी कहते हैं, तो पृथ्वी की ओर
सॉरी अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाते हैं ना, अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्ष में जब परावर्तित हो जाता है तो शेष का कुछ भाग बादलों में और वायुमंडलीय कणों द्वारा प्रकीर्णित होता है, ठीक ना। और लगभग आधा भाग जो है पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होता है, जिससे वह गर्म होती है। तो पार्थिव विकिरण यानी कि पार्थिव विकिरण पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगदैर्घ्य विकिरण की तुलना में आगामी सौर विकिरण का वायुमंडल द्वारा बहुत कम अवशोषण होता है, ठीक ना। तो ये हो गया कथन ए का डिफिनेशन। अब कथन 2 के बारे में बताते हैं। तो कथन 2 सही है, ये जो है गलत है और ये कथन 2 सही है। अब ये किस तरह से सही है तो आइए समझते हैं। तो कथन 2 जो है वायुमंडल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है। तो CO2 और अन्य ग्रीन हाउस गैस जो है, जैसे मान लीजिए कि मीथेन हो गए, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, यह सब जो हो गए, ठीक है। तो दीर्घ तरंग विकिरण को अवशोषित करने में बहुत प्रभावी होती है। तो पृथ्वी की सतह गर्म होने के बाद वह दीर्घ तरंगदैर्घ्य के रूप में विकिरण उत्सर्जित करती है। फिर ये ग्रीन हाउस गैस इस विकिरण को अवशोषित करती है और फिर इसे सभी दिशाओं में पुनः उत्सर्जित करती है, जिसमें पृथ्वी की सतह भी शामिल है। तो इन प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। क्लियर है। तो अब हम यदि बात करें तो इसलिए हम इनको सही किए और ये गलत है। यदि हम बात करें दोनों को, यदि यहाँ पे जो प्रश्न कह रहे हैं अब देखिए उपयुक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो ये इनको देखने से पहले हम ये बात कर लेते हैं, पहले पढ़ लेते हैं एक बार ऑप्शन ए में क्या कह रहे हैं। तो ऑप्शन देखिए ए में कह रहे हैं कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। यहाँ सॉरी दोनों तो सही नहीं होंगे, क्योंकि कथन 1 तो गलत है, कथन 2 सही है। तो यानी कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो यहीं से ये गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो ये भी नहीं होंगे। तो कथन दोनों तो सही नहीं है क्योंकि एक तो गलत है। तब यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, कथन 1 सही है, ठीक है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, तो यहाँ तो ये भी गलत हो गए। तो अब तीनों यदि गलत है तो ऑप्शन डी सही होगा। तो ऑप्शन डी कथन 1 जो है क्या है, सही नहीं है, ठीक है। और किंतु कथन 2 सही है, तो ऑप्शन डी इनका सही हो जाएंगे। तो यदि संक्षेप में हम बात करें कि कथन 1 गलत है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल आगामी सौर विकिरण का अधिकांश भाग अवशोषित नहीं करता है, ठीक है। वही कथन 2 कह रहा है कि कथन 2 इसलिए सही है क्योंकि ग्रीन हाउस गैसें जो है दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण को अवशोषित करती है, इसलिए विकल्प डी जो है सही उत्तर है, ठीक है। तो क्लियर है प्रश्न 1 आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। चलिए तब प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं। प्रश्न 2 कह रहे हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। करते हैं। कथन 1 कह रहे हैं कि भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर 6 मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, ठीक है। ये कथन 1 हो गया। अब हम बात करते हैं कथन बी की। तो कथन 2 भूमध्य रेखा यानी कि इक्वेटर पर प्रबल संवहनी धाराओं द्वारा ऊष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। तो उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी है। तो कथन ए, पहले इन दोनों को समझ लेते हैं कथन को, ठीक है ना। उसके बाद हम ऑप्शन पे चलेंगे। तो देखिए ऑप्शन कथन 1 के बारे में, तो भूमध्य रेखा इक्वेटर पर 6 मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है, तो ये जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। कथन 1 सही है। अब कथन 1 कैसे सही है, तो देखिए भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में जो है सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, जिससे सतह गर्म होती है और यह गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है, जिससे प्रबल संवहनी धाराएं बनती है और ये धाराएं ऊष्मा और नमी को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपरी वायुमंडल तक ले जाती है। यह एक स्थापित तथ्य है, ठीक है। यह एक स्थापित तथ्य है जिसे वायुमंडलीय परिसंरचना के अध्ययन में पढ़ा जाता है, ठीक ना। तो ये सही है। अब वही कथन 2 की बात करें। तो कथन 2 सही है। संवहनी धाराएं जो है ऊष्मा स्थानांतरण का एक महत्वपूर्ण तरीका है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ये धाराएं सतह से ऊष्मा को वायुमंडल की ऊपरी परतों तक ले जाती है। यह भी एक
बुनियादी भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो कथन दो जो है ये भी सही है। अब रीजन क्या है, कथन एक और कथन दो तो दोनों सही तो है, लेकिन कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, नहीं करता है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि दोनों कथन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में संवहनी धाराओं और ऊष्मा के ऊर्ध्वाधर परिवहन के बारे में सही जानकारी देते हैं। कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता है। कथन एक मुख्य रूप से जो है संवहनी धाराओं पे है, ठीक ना। कथन एक क्या है? कथन एक मुख्य रूप से संवहनी धाराओं की गति और दिशा यानी कि भूमध्य रेखा की और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक ले जाना पर केंद्रित है। दूसरे कथन जो दो है, ये जो है दूसरा कथन दो, ये संवहनी धाराओं द्वारा किए जाने वाले ऊष्मा स्थानांतरण पर केंद्रित है। इसलिए दोनों कथन अपने आप में सत्य तो है, लेकिन कथन दो यह नहीं बताता है कि भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनी धाराएं क्यों बनती है और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक क्यों जाती है, जैसा कि कथन एक में कहा गया है। तो कथन दो केवल यह बताता है कि ये धाराएं ऊष्मा का परिवहन करती है, तो ये परिवहन करती है। तो इसका मतलब समझ गए, दोनों तो सही है, लेकिन ये इनका व्याख्या नहीं करते। तो प्रश्न में देखिए, ऑप्शन में उपरोक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो कथन एक और कथन दो दोनों सही हैं, बिल्कुल सही है। तथा कथन दो कथन एक की व्याख्या करता है, कथन दो जो है कथन इनकी व्याख्या नहीं करते हैं, ठीक ना। तो ये गलत हो गया, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। अब कथन बी को देखते हैं। तो बी में ये क्या कह रहे हैं? कथन एक और कथन दो दोनों सही है, ठीक है, किंतु कथन दो कथन एक की व्याख्या नहीं करता, यानी कि ये सही है। अब सी को भी देख लेते हैं। कथन एक सही है, बिल्कुल सही है, किंतु कथन दो सही है, ये गलत हो गए। ये आंसर तो हमारा यहाँ मिल गए, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, हालांकि पढ़ लेते हैं जो यहाँ पे हमको डिफाइन मतलब अच्छा से जाने, तो जानने के बाद तो आंसर अपने आप ऑटोमेटिक मिल जाते हैं। तो कथन एक सही नहीं है तो गलत है, यहाँ पे सही है। कथन एक और दो दोनों तो सही है, लेकिन दो एक की व्याख्या नहीं करते, ठीक ना। तब प्रश्न संख्या 3 पे चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 जो है, प्रश्न संख्या 3 कह रहे हैं निम्नलिखित पर जो है क्या विचार करना है। तो निम्नलिखित पर विचार करना है। ऑप्शन ए ज्वलखंडाश्मी यानी कि पायरोक्लास्टी मलबा है। दूसरा राख और धूल। तीसरा नाइट्रोजन यौगिक। चौथा सल्फर यौगिक। अब प्रश्न करें उपरोक्त में से कितने ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पादन है। ऑप्शन एक में केवल एक, ऑप्शन बी में केवल दो, ऑप्शन सी में केवल तीन, ऑप्शन डी में सभी चार। तो इनका सही जवाब हो जाएंगे ऑप्शन डी। बहुत ही आसान सवाल है, जिसमें कि आपको मालूम होना चाहिए कि नाइट्रोजन यौगिक भी जब ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं तो ये भी थोड़ा कम मात्रा में निकलते हैं, ठीक ना। तो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान जो है पृथ्वी के अंदर से पिघली हुई चट्टानों यानी इसे हम लावा कहते हैं, तो लावा के साथ में राख, धूल और विभिन्न गैसें वायुमंडल में निकलती है। इनमें से सल्फर डाइऑक्साइड जैसे सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन यौगिक भी शामिल होते हैं। तो ज्वालामुखी मलबे जिन्हें पायरोक्लास्टिक, ठीक ना, जिन्हें पायरोक्लास्टिक सामग्री भी कहा जाता है, इनमें चट्टानों के टुकड़े, राख और अन्य ठोस कण होते हैं जो विस्फोट के दौरान बाहर निकलते हैं। राख और धूल तो ज्वालामुखी विस्फोट के प्रत्यक्ष उत्पाद है ही, इसलिए ज्वालामुखी विस्फोट के उत्पाद हैं ही, लेकिन नाइट्रोजन यौगिक भी है, ये कम मात्रा में निकलते हैं। इसलिए दिए गए ये जो विकल्प हैं इनमें से सभी होंगे, यानी कि 1 2 3 चारों है, तो ऑप्शन डी में सभी चार है, तो ऑप्शन डी का सही जवाब है, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ें। तो देखिए अब प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं। तो आप लोगों को यदि डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो हालांकि अभी रिकॉर्डेड, हम वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में डालेंगे यूट्यूब पे, तो आप लोग बाद में देखिएगा। तो अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो प्रश्न 3 को कवर कर लिया, प्रश्न संख्या 4 को कवर करते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहे हैं। तो ये थोड़ा लंबा प्रश्न है, ठीक ना, देख सकते हैं। जनवरी माह में समतापी रेखा मानचित्रों यानी कि आइसोमॉर्फल मैप से प्राप्त कौन सा या कौन से निष्कर्ष सही है।
देखिए आप दो को यहाँ पे दिया हुआ है। पहला निष्कर्ष कह रहे हैं कि समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। और दूसरा कह रहे हैं कि शीत महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह जैसे ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, तो अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर उत्तर को चुनना है। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। देखिए समताप रेखाएं, तो समताप रेखाएं जो है ये महासागर के उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाते हैं, ऐसा ही कहा है। ठीक है, तो यदि हम बात करें महासागरों की उच्च विशिष्ट ऊष्मा की, तो ये पानी की विशिष्ट ऊष्मा मिट्टी या चट्टान की तुलना में बहुत अधिक होती है। तो इसका मतलब है कि पानी को गर्म होने या ठंडा होने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए महासागर भूमि की तुलना में धीरे धीरे गर्म और धीरे धीरे ठंडे होते हैं। ठीक है, तो जनवरी माह में जो है, तो जनवरी माह में जो है उत्तरी गोलार्ध में सर्दी, तो इस समय उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीप ठंडे होते हैं जबकि महासागर अपेक्षाकृत गर्म होते हैं। इसीलिए समान तापमान वाली रेखाएं समताप रेखाएं यानी कि महासागरों के ऊपर उत्तर की ओर झुक जाती है क्योंकि वहां तापमान भूमि की तुलना में अधिक होते हैं। इसके विपरीत महाद्वीप के विपरीत समान तापमान वाली रेखाएं दक्षिण की ओर झुक जाती है क्योंकि वहां तापमान महासागरों की तुलना में कम होता है। तो अतः कथन एक जो है क्या है, सही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कथन दो के बारे में। तो ये देखिए शीत महासागरीय धाराएं जैसे गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ड्रिफ्ट की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीत बनाती है और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है, यही कह रहे हैं। तो इनके बारे में समझते हैं। तो देखिए शीत महासागरीय धाराएं जो है ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बढ़ते हैं, यानी कि ठंडे क्षेत्रों से गर्म क्षेत्रों की ओर बढ़ने वाली महासागरीय धारा है। तो उन क्षेत्रों के तापमान को कम करती है जिनसे वे गुजरती है। तो उत्तरी अटलांटिक में कुछ ठंडी धाराएं हैं जो उत्तरी क्षेत्रों से दक्षिण की ओर बहती है। ठीक है, तो गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह ये गर्म महासागरीय धाराएं हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से उत्तर की ओर बहती है और उत्तरी अटलांटिक के तापमान को बढ़ाती है। तो कथन दो में थोड़ा विरोधाभास है। ठीक है, कथन दो में थोड़ा विरोधाभास है क्योंकि गल्फ स्ट्रीम और उत्तरी अटलांटिक अपवाह गर्म धाराएं हैं जो उत्तरी अटलांटिक को ठंडा नहीं बल्कि गर्म करती है। तो ठंडी धाराएं तापमान को कम करती है, समताप रेखाओं को दक्षिण की ओर मोड़ सकते हैं, ना कि उत्तर की ओर। गर्म धाराओं के कारण समताप रेखाएं जो है उत्तर की ओर मुड़ती है। तो अतः कथन दो गलत है। ठीक है, थोड़ा सा विरोधाभास था इसलिए ये गलत है। यदि निष्कर्ष पे पहुंचेगा तो सही मायने में रखिए, ये तो गलत है। ठीक है, तो क्योंकि ये गर्म धाराओं को उत्तरी अटलांटिक को ठंडा करने और समताप रेखाओं को उत्तर की ओर मोड़ने का कारण बताता है जो विपरीत है। ठीक है ना, तो केवल एक जो है इसमें सही है और ये गलत है। तो चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। तो देखिए ऑप्शन में क्या करें, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उत्तर चुनिए। तो केवल एक, ये तो सही है। ठीक है, केवल दो, एक दो, ये एक तो गलती है, इतना ही है। बस हो गया, आंसर मिल गया अपना ऑप्शन ए ही सही है। ठीक ना, बाकी आप लोग अपने अनुकूल देख लीजिए आपका मतलब आपके अनुकूल कौन सा आंसर होगी। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 5 पे चलें। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहे हैं। यदि आप लोगों को कहीं डाउट है तो प्रश्न में आप लोग भी मैसेज कीजिए कौन सा होगा इनका आंसर। जहाँ तक मेरे माइंड मतलब जहाँ तक हम इसका स्टडी करके जहाँ तक आंसर का मालूम किए हैं हमको तो यही लग रहे हैं। बाकी इनका आंसर सिर्फ अभी तक यूपीएससी शायद पहले दिए होंगे, डिलीट कर लिए हैं, अभी हमको नहीं मिले, लेकिन स्टडी कर करके जो है इनको कवर करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, यदि सही जो हम बनाए वो सही है तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी 5 प्रश्न 5 को बनाते हैं, तो चलिए देखिए हमारे अनुकूल कौन सा जवाब रहते हैं।
तो 4 प्रश्न को कवर कर लिए। अब 5वां प्रश्न देखिए क्या करें। 5वां प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक के रूप में विख्यात है। बहुत ही ईजी प्रश्न आए हैं। कोको उत्पादक, तो ये तो अफ्रीका वाला एरिया हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है, उसके बाद उतावला होंगे। ऐसा नहीं कि पूरा मतलब हौला प्रश्न दे करके हम उतावला हो जाएं। उतावला एकदम नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा उतावला में आप हो बैठते, तो उतना उतावला नहीं होना है। ये मतलब मेरे माइंड से बहुत ही आसान प्रश्न है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से देश विश्व के 2 सबसे बड़े कोको उत्पादक हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? कोटे डी आइवर और घाना। कोटे डी आइवर में 40% होते हैं, ठीक ना। 40% ये पूरा वर्ल्ड का, पूरा विश्व का कोको उत्पादक में 40% देते हैं। और जहाँ घाना जो 20% देते हैं, दोनों मिला के 60% इन्हीं का है, ठीक ना। तो यदि हम कह सकते हैं कि यदि हमारे एरिया में चॉकलेट भी मिल रहे हैं, तो चॉकलेट में ब्रिक में मतलब कोकोज का जो मिलावट होते हैं वो इन्हीं दोनों से आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं अल्जीरिया की। यहाँ देखिए ऑप्शन ए में करें अल्जीरिया और मोरक्को। क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कोको जो है, कोको एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसका मतलब है कि यह गर्म और नम जलवायु वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी तरह से उगती है। तो विश्व के अधिकांश कोको का उत्पादक भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में होता है। तो जिसमें कि पहला आ जाता है आपका कोटे डी, ठीक ना, कोटे डी आइवर, जिसे आइवरी कोस्ट भी कहते हैं। तो यह देश पश्चिम अफ्रीका में स्थित है। तो कोटे डी आइवर विश्व का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। याद रखिएगा ये बात, ये जो है विश्व का सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। और यहाँ की जलवायु कोको की खेती के लिए बहुत अनुकूल है। और यहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। और तापमान भी कोको के पौधे के विकास के लिए आदर्श होता है। तो विश्व का 40%, कितना? 40% योगदान कोटे डी आइवर का है। वहीं बात करें घाना की, तो घाना का जो है, घाना भी पश्चिम अफ्रीका में स्थित एक पड़ोसी देश है। और यह भी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कोको उत्पादक देश है। तो घाना में भी कोको की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, जैसे कि गर्म जलवायु और अच्छी वर्षा वाली मिट्टी। तो ये भी जो है विश्व का 20% यानी कि 20% योगदान कहाँ का रहता है कोको में? तो घाना का पूरा विश्व में 20% देता है, ठीक है। अब हम बात करें ऑप्शन ए की। तो ऑप्शन ए में अल्जीरिया और मोरक्को। तो यहाँ पे जो है मोरक्को में ये दोनों उत्तरी अफ्रीकी देश तो है, और इनकी जलवायु कोको की खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। तो ये मुख्य रूप से रेगिस्तानी और भूमध्य सागरीय जलवायु वाले क्षेत्र हैं, जो कोको के उष्णकटिबंधीय वातावरण की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो वही बात करें, इसलिए ये नहीं हो। वही बात करें बोत्सवाना और नामीबिया। तो इतना ऑप्शन को क्या हम आप लोगों के बीच रखें, क्योंकि टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन अपना मिल गया, यही है सी, कन्फर्म है। 5 का सी ही आंसर होंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं अगले प्रश्न में। तो आज हम प्रश्न 5 तक कवर किए, तो आगे हम करेंगे 6, 7, 8, 9, 10 तक कवर करेंगे। उसके बाद मतलब एक वीडियो में 5 प्रश्नों को कवर करेंगे, क्योंकि इसी में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो चलिए आज का सेशन कैसा था आप लोग ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों का पीटी पेपर जो है, मतलब CSC एग्ज़ाम, सिविल सर्विस का जो एग्ज़ाम है, आप लोगों का 25 मई से प्रारंभ है। आप लोगों को इसके लिए बेस्ट ऑफ लक। बस स्टडी करते रहिए। लव यू, बाय बाय। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। गुड नाइट।